वालेकुम फर्स्ट ईयर कॉमर्स स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने आपसे बात की थी टॉपिक बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। मैं इसका थोड़ा सा रिवीजन दूंगा, फिर हम इसके आगे फर्दर टॉपिक्स की तरफ चलेंगे। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब है रिकन्साइल करना, और रिकन्साइल करना दो बैलेंसेस को, वो बैलेंसेस जो कि एक बैंक रिकॉर्ड के कैश बुक से मिलता है और दूसरा बैलेंस हमें बैंक स्टेटमेंट से मिलता है। हमने दोनों बैलेंसेस को कंपेयर करना होता है, और दोनों बैलेंसेस को कंपेयर करने के बाद हमने बात की थी कि हम इसमें स्टेप्स कौन कौन से लेंगे। हमने डिटरमाइन करना है वो तमाम आइटम्स ऑफ डिसएग्रीमेंट जो कि डिफरेंस का बायस बन रहे हैं। फिर उसके बाद हमने उसकी एक लिस्ट बनानी है, उसकी इन्फॉर्मेशन को रीचेक करना है, और फिर उसके बाद हम स्टेटमेंट को बनाना शुरू करेंगे। आज मैं आपको एक स्टेटमेंट की शक्ल दिखाऊंगा जिसके अंदर हमने कुछ आइटम्स को रिकॉर्ड किया है, और उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे। कुछ बेसिक टॉपिक्स की मैं बात कर लूँ उसके हवाले से। टॉपिक हमारा कंटिन्यूड है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग के अंदर मोस्ट रेगुलर टॉपिक है जो कि इस्तेमाल किया जाता है, और स्टूडेंट्स के लिए इंटरेस्ट वाला टॉपिक होता है ये। और हमेशा स्टूडेंट्स इसमें, जो अच्छा हमारा स्टूडेंट है अकाउंटिंग कर रहा होता है अच्छे लेवल पर अच्छी तरीके से, वो इसको इंटरेस्ट लेकर समझता भी है और एंजॉय करता है इस टॉपिक को। हम भी इसी तरह से कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करें। देखिए बेटा, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिस स्टेटमेंट को कैश बुक के प्रोवाइडेड बैलेंस से और पासबुक के प्रोवाइडेड बैलेंस से, ये पासबुक जो कि बैंक स्टेटमेंट होती है, बैंक स्टेटमेंट हमें बैंक पीरियोडिकली सेंड करता है, जिसमें हमारे पास जो बैलेंस मौजूद होता है वो हमें बताता है कि हमारे अकाउंट में कितना बैलेंस मौजूद है। मैं अभी इसमें किस तरह से कौन सी चीज़ प्लस होगी कौन सी चीज़ माइनस होगी उसको हम फर्दर लेक्चर में बात करेंगे। आज मैं इसकी फॉर्मेलिटीज़ के हवाले से आपसे बात करूँगा कि इसमें किस किस तरह से फॉर्मेलिटीज़ इसकी पूरी की जाती हैं, उसको लिखा किस तरह से जाता है, इसकी शक्ल हम देखेंगे, हम इसी बात करेंगे, और उसके बाद फिर हम आगे इसके आइटम्स को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात यह कि किसी भी किस्म की अकाउंटिंग में स्टेटमेंट हो, उसका यह ख्याल रखना है आपने कि बिज़नेस का या बिज़नेस करने वाले का नाम, स्टेटमेंट का नाम, जैसे कि हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं, और तीसरी लाइन फॉर्मेलिटी के लिहाज से डेट की लाइन होगी एट द एंड ऑफ मंथ। ज़रूरी नहीं है कि ये ईयर एंड पर बनाई जाए, ये ज़रूरी नहीं है कि इसको अकाउंटिंग पीरियड के एंड पर बनाया जाए। अकाउंटेंट इसको पीरियोडिकली मंथली भी बना सकता है। हर मंथ जब हमारे पास एक स्टेटमेंट आती है तो उस स्टेटमेंट के अंदर जब बैलेंसेस में डिसएग्रीमेंट होता है, डिसएग्रीमेंट किस किस्म का होता है वो ज़रा यहाँ नोटिस कीजिए। अगर हमें बताया जा रहा है कि जनाब बैलेंसेस एज पर कैश बुक, बैलेंसेस एज पर कैश बुक यानी हमारे बैंक अकाउंट का कैश बुक के मुताबिक बैलेंस है 3,12,900। ये हमारा रिकॉर्ड है, जो हमारा रिकॉर्ड हमारा अकाउंटेंट यानी बिजनेस का अकाउंटेंट प्रोवाइड करता है। ये वो रिकॉर्ड है जो कि बैंक के ज़रिए प्रोवाइड किया गया कस्टमर को, अकाउंट होल्डर को। तो पासबुक कहते हैं बैंक स्टेटमेंट को। 3,12,500 ये बैलेंस वहाँ स्टैंड करता है हमारे अकाउंट के अंदर। यहाँ किसी किस्म के, जैसे आप नीचे यहाँ देख रहे होंगे मैंने एक ब्रैकेट लगाया हुआ है, यहाँ किसी किस्म का आपको ब्रैकेट नज़र नहीं आ रहा। मैं थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज़ की बात समझा दूँ आपको। कैश बुक क्योंकि हमारा बैंक अकाउंट का बैलेंस होता है, बैंक हमारा एसेट है, एसेट होने की हैसियत से कैश बुक का जो बैलेंस है वो बैलेंस हमारा पॉजिटिव बैलेंस कहलाता है। कैश बुक का बैलेंस पॉजिटिव बैलेंस कहलाता है, जो कि एज एन एसेट हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। अगर हमारे बैंक अकाउंट में अमाउंट मौजूद है तो वो बिज़नेस में वो अमाउंट क्या कहलाएगा, पॉजिटिव बैलेंस कहलाएगा। इसी तरह से अगर हमारे बैंक के अंदर अमाउंट मौजूद है, बैंक हमें शो कर रहा है, बैंक हमें अमाउंट शो कर रहा है, तो वो अमाउंट हमारा क्रेडिट अमाउंट होगा। देखें बेटा, जब हम बैंक में हम अकाउंट ऑपरेट करते हैं तो बैंक अकाउंट ऑपरेट करते वक्त कैश डिपॉजिट करवाते हैं बैंक में। तो जब कैश डिपॉजिट होगा बैंक के अंदर तो हमारे पास एक जर्नल एंट्री पास की जाती है, जिस जर्नल एंट्री को अक्सर आपने देखा होगा कि हम जर्नल के अंदर एंट्री क्या पास करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट जो भी अमाउंट हमने जमा कराया, और कैश क्रेडिट जो अमाउंट हमने जमा कराया। ये हम एक जर्नल एंट्री पास करते हैं। आपको याद होगा बैंक डेबिट क्यों किया, क्योंकि बैंक हमारे पास इंक्रीज हो गया। कैश क्रेडिट क्यों किया, क्यों कैश डिक्रीज हो गया।
अब इसी तरह से ये तो रिकॉर्ड हमारे पास बन गया, कैश बुक के अंदर हमने अपने बैंक अकाउंट को इंक्रीज कर दिया। जब वही पैसा बैंक में जाएगा तो बैंक अपने पास क्या एंट्री पास करेगा? बैंक के पास ऑब्वियसली कैश रिसीव हो रहा है, तो बैंक अपने पास क्या करेगा? उसी अमाउंट को, कैश को डेबिट करेगा, क्योंकि वो उसका एक अमाउंट उसको रिसीव हुआ, कैश एक एसेट के तौर पर उसके पास रिसीव हुआ। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में यही अमाउंट जो कैश सिस्टम में कैश हमने उसको डिपॉजिट करवाया, वही अमाउंट बैंक के लिए लायबिलिटी बन जाएगी। और वो लायबिलिटी किस नाम से बनेगी? जो डिपॉजिटर अकाउंट है, डिपॉजिटर अकाउंट, उसको क्रेडिट कर दिया जाएगा, क्योंकि बैंक के पास ये जो पैसे रखवाए गए हैं ये अमानत के तौर पर रखवाए गए हैं, डिपॉजिट करवाए गए हैं, जो कि विड्रॉ कर सकता है कोई भी कस्टमर, कोई भी अकाउंट होल्डर किसी भी वक्त ये पैसे विड्रॉ कर सकता है। लिहाजा हमने अपने पास क्या एंट्री पास की बिजनेस के अंदर? बैंक डेबिट, कैश क्रेडिट। और बैंक में क्या एंट्री पास हुई? कैश रिसीव हुआ उनको, कैश डेबिट, डिपॉजिटर्स अकाउंट क्रेडिट। अब इस बात से एक चीज़, ये बात ज़रा ध्यान से समझ लीजिए कि जब कभी भी हम बैंक में पैसे जमा करवाएंगे तो हमारे पास बैंक का अकाउंट डेबिट में इंक्रीज होगा। ये बात समझ में आ रही होगी आपको इंशाल्लाह। दोबारा दोहरा देता हूँ। जब कभी भी हम बैंक में पैसे जमा करवाएंगे तो हमारा बैंक अकाउंट इंक्रीज होगा, हमारे पास बैंक के नाम से एक अकाउंट इंक्रीज होगा एट द टाइम ऑफ डिपॉजिट। इसी तरह से जैसे ही हम वो पैसे जमा कराएंगे तो बैंक के पास हमारा अकाउंट क्या होगा? इंक्रीज क्रेडिट में होगा। अब ये क्या सिलसिला होगा? ये बात याद रखिए कि हमारा तो बैंक अकाउंट हमारे लिए तो एसेट है, लेकिन हमारा ही पैसा जो बैंक में जमा हुआ है, बैंक के पास वो बैंक की लायबिलिटी है। वो बैंक जितना अमाउंट बैंक के पास जमा करवाया जाता है वो क्रेडिट के अंदर एज लायबिलिटी इसको क्रिएट करते हैं। इनके पास डिपॉजिटर्स अकाउंट जो क्रेडिट हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि ये अकाउंट बेसिकली क्रेडिट हो रहा है इस मकसद के लिए कि बैंक पर लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। अब बैंक को ऑन द डिमांड ऑफ डिपॉजिटर ये अमाउंट वापस करना ही करना है। बैंक के पास कोई ऐसी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो अमाउंट इसको विड्रॉ करने से रोके। अगर वो चाहे कस्टमर तो अपना पूरा अमाउंट भी विड्रॉ कर सकता है। लिहाजा बैंक पर ये लायबिलिटी है कि डिपॉजिटर अकाउंट। तो अब ये बात तो याद रखिएगा कि अगर हमारे पास ये जो बैलेंसेस हमें दिए हुए होते हैं, यहाँ ज़रा नोटिस कीजिएगा, कैश बुक 3,12,900 और पासबुक 3,12,500। ये फॉर्मेलिटी याद रखिए कि अगर कैश बुक का बैलेंस डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होगा? कैश बुक का, ये कैश बुक का अगर आपको डेबिट बैलेंस दिया हुआ है तो डेबिट बैलेंस होने का मतलब क्या है कि ये बैलेंस हमारे पास पॉजिटिव बैलेंस है। पॉजिटिव बैलेंस होने का मतलब क्या होगा कि हमारे अकाउंट के अंदर अभी पैसे मौजूद हैं, हमारे अकाउंट के अंदर अभी अमाउंट मौजूद है। इसी तरह से जो पासबुक होगी, पासबुक या बैंक स्टेटमेंट, पासबुक का जो बैलेंस जब क्रेडिट बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस होने की सूरत में पॉजिटिव बैलेंस होगा। ये मैंने आपको बताया किस तरह से। अभी हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने नहीं जा रहे, मैंने सिर्फ अभी आपको शक्ल बतानी है और इसकी कुछ फॉर्मेलिटीज़ बतानी है ताकि हम इसको प्रॉपर तरीके से बना सकें। बैंक में जब हमने पैसे जमा करवाए तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया हमारे पास और कैश क्रेडिट हो गया। बैंक अकाउंट डेबिट होने का मतलब क्या हुआ? हमारे पास कैश बुक के अंदर जो बैंक कॉलम था उसका अमाउंट डेबिट के अंदर है, पॉजिटिव है जब हमने डिपॉजिट करवाया। इसी तरह से बैंक ने अपने पास क्या एंट्री की? ये एंट्री बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड की गई है और ये बैंक के अंदर रिकॉर्ड की गई है। तो ये बात याद रखिए कि जब हमने पैसे जमा करवाए तो उसने हमारे बैंक ने हमारे अकाउंट को क्या किया? क्रेडिट कर दिया। डिपॉजिटर्स अकाउंट के नाम से हमारा बैलेंस क्रेडिट कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बैंक अगर ये शो करता है कि बैलेंस क्रेडिट में है तो पॉजिटिव है, ठीक है, और अगर कैश बुक ये शो करती है कि बैलेंस डेबिट में है तो पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव बैलेंस होने का मतलब क्या है कि हमारे अकाउंट में पैसे मौजूद हैं। ये बात याद रखिएगा, पेपर में एग्जामिनेशन क्वेश्चन के अंदर अक्सर वो आपको बताता है बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट बैलेंस। अगर डेबिट बैलेंस है तो पॉजिटिव है, अगर इसी का ऑपोजिट, अगर कैश बुक का बैलेंस आपको वो कहता है कि क्रेडिट बैलेंस है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बैलेंस क्या हुआ? नेगेटिव हो गया। और इसी तरह से बैंक स्टेटमेंट का जो बैलेंस होगा अगर वो डेबिट हो गया तो वो क्या कहलाएगा? नेगेटिव होगा। अब ये नेगेटिव बैलेंस क्या होते हैं? हमारे अकाउंट के अंदर पैसा तो मौजूद है तो उसमें वो पॉजिटिव है,
अगर हमारे अकाउंट के अंदर, बैंक के अंदर पैसा मौजूद है, क्रेडिट के अंदर है, तो वो पैसा मौजूद है, बैलेंस मौजूद है हमारे पास। लेकिन अगर हमारे अकाउंट का बैलेंस कैश बुक के मुताबिक क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा है, बैंक का बैलेंस, तो इट मीन्स कि ये बैलेंस हमारा नेगेटिव बैलेंस है, माइनस में है, नेगेटिव के अंदर है। क्यों नेगेटिव में चला जाता है? क्योंकि हम अपने अकाउंट से ओवर ड्रॉ कर लेते हैं। हमें बैंक एक फैसिलिटी देता है अपने हर कस्टमर को कि वो अपने अकाउंट से ज़्यादा पैसा निकाल सकता है एक स्पेसिफिक लिमिट तक। अब वो स्पेसिफिक लिमिट कस्टमर और बैंक के दरमियान तय होती है कि उसकी डीलिंग्स पर और उसकी ट्रांजैक्शंस पर होती हैं कि कितनी ट्रांजैक्शंस वो पास कर पा रहे हैं। उसी लिहाज से उसकी तमाम ट्रांजैक्शन की बेसिस के ऊपर उसको एक क्रेडिट की लिमिट दी जाती है। तो अगर कैश बुक का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है तो हम उसको क्या कंसीडर करेंगे? नेगेटिव बैलेंस। बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस अगर डेबिट बैलेंस है तो हम उसको क्या कंसीडर करेंगे? नेगेटिव। क्यों? आपको मैंने यहाँ बताया कि डिपॉजिटर्स अकाउंट क्रेडिट किया जाता है एट द टाइम ऑफ डिपॉजिटिंग मनी। एट द टाइम ऑफ डिपॉजिटिंग मनी द कस्टमर्स अकाउंट इज क्रेडिटेड। जब आपने नोटिस किया होगा, अगर बहुत से लोग आप में से जो बैंक की ट्रांजैक्शंस को इस्तेमाल करते हैं, तो बैंक हमारे अकाउंट में किसी भी किस्म का अगर एडिशन करता है तो हमारे पास मैसेज आता है, द बैंक हैज़ क्रेडिटेड द अमाउंट ऑफ ₹10,000 इन योर अकाउंट। तो अब ये जो अकाउंट के अंदर ट्रांसफरेंस होती है, यानी इंक्रीज होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा अकाउंट बैंक की तरफ से क्रेडिट किया जा रहा है। अगर बैंक हमारे अकाउंट से किसी भी किस्म की डिडक्शंस करेगा, डिडक्शंस का मतलब क्या होगा? कोई कटौती होगी या फिर किसी भी किस्म की पेमेंट होगी, या फिर कोई ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन ट्रांसफरेंस, या फिर किसी भी किस्म का बिल पेमेंट हो गया, कोई भी अगर विड्रॉल होगा, हमारे अकाउंट से डिडक्शन होगा, वो चाहे एटीएम के थ्रू हो, चाहे वो डेबिट कार्ड के थ्रू हो, या वो चेक के थ्रू हो, किसी भी सूरत में वो तमाम चीज़ें जो कि हमारे अकाउंट से विड्रॉल शो करेंगी, उसको हम क्या शो करेंगे? डेबिट शो करेंगे। तो अगर बैंक का बैलेंस बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक डेबिट बैलेंस है तो हम उसको क्या कंसीडर करेंगे? नेगेटिव कंसीडर करेंगे। ये जो फॉर्मेट अभी आपको बना हुआ नज़र आ रहा है, इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे कि इसके आइटम्स ऑफ डिसएग्रीमेंट कैसे निकाले जाते हैं। अभी जो आपने बात याद रखनी है, उन बातों को में ये याद रखना है कि कैश बुक का बैलेंस डेबिट बैलेंस होगा तो पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा, और पासबुक का बैलेंस अगर क्रेडिट बैलेंस होगा तो पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा। जैसे कि यहाँ मैंने आपको लिख कर दिखाया हुआ है, यहाँ हम जो फॉर्मेट के अंदर बैलेंसेज एज पर कैश बुक 3,12,000 ये पॉजिटिव है, और बैलेंस एज पर पासबुक 3,12,500 ये भी पॉजिटिव बैलेंस है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको इसकी फर्दर फॉर्मेलिटीज़ और फर्दर प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग समझाने की कोशिश करूँगा। बहुत शुक्रिया।